हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपके बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में। देखिए, आज आपका सीटेट का एक टॉपिक नंबर फर्स्ट है। मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्या क्या हुआ है, एक तरफ आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। दूसरी तरफ जो भी आपके टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं या जितनी चीज आपको समझानी होती है, वो मैं एक एक करके यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरफ मैं आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराता चलूंगा और दूसरी तरफ आपको एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर भी कराता चलूंगा। सीडीपी का एक आपका एक ऐसा सेक्शन बैठता है जो आपका बाकी के सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करता है, जिसके बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है। जैसे अगर मैं जीन प्याजे की बात करूं तो आपके सीडीपी के अंदर यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। एक का नहीं, एक से ज्यादा भी आ जाता है, 2 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर आपके एग्जाम में। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है। जी हाँ, मैथ के अंदर यहाँ पर पूछा जाता है, मैथ्स की जो पेडागोजी होती है। और उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज के अंदर आता है, चाहे आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर लैंग्वेज ली हो। ठीक है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण आपका सीडीपी का सेक्शन हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ताकि आपको क्लासेज मिलती रहे, जो मेरे 8 बजे डेली क्लास चलती है। ठीक है, तो चलिए भाई, आज आपके बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की शुरुआत कर लेते हैं। जितनी चीजें आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जितनी चीजें समझाऊंगा और जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मुझे इतना उम्मीद है इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जीन प्याजे से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत कर लेते हैं। और उसके अलावा देखिए, जो बच्चे यहाँ पर बैच लेना चाहते हैं सीटेट का, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बहुत कई कई महीनों का आपका टाइम भी लग जाता है, डेली क्लास चलानी पड़ती है, तो आप लोग बैच ले सकते हो, जिस पर अभी भी आपका डिस्काउंट चल रहा है। आई थिंक 30 तारीख तक आपका डिस्काउंट है। हाँ, 30 तक ही आपका डिस्काउंट है। ठीक है, जिसमें अलग अलग टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपका सारा कोर्स कंप्लीट होता है, रिवीजन होती है। उसके बाद जो आपको कंटेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मेरे वाले सीटेट के जो नोट्स है वो आपको मिल जाते हैं, और अलग अलग टीचर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां से ले सकते हो, सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो चलिए भाई, शुरुआत कर लेते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं जीन प्याजे से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो आज की वीडियो के अंदर मुझे बतानी है। साथ के साथ टाइमर भी आपका लगा है, अब अभी मत देने टाइमर अभी कुछ चीजें इन्हें समझानी है। ठीक है, वरना सीधा ये टाइमर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले इनकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता दूं, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आपको लेके चलूंगा। ठीक है, टाइमर की लगी रहती है। जी, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए भाई, अब क्लास की हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं शुरुआत। ठीक है, हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले आपके सामने दिख रहे हैं आपके जीन प्याजे। ठीक है, ये रहे आपके जीन प्याजे, जो आपको ये बता रहे हैं कि चुपचाप सचिन सर की क्लास देख लो, यही से क्वेश्चन आने वाला है। मैंने इन्हें बता रखे है कौन कौन सी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। अब जो जीन प्याजे थे, हाँ, बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करूं, रचनावाद की बात करूं, जिस पर आधारित आपका इन सब 2005 भी है, तो एक बड़े महत्वपूर्ण आपके रचनावादी माने गए। ठीक है, बहुत बड़ा इनका नाम हुआ, बहुत टैलेंटेड भी रहे, तभी तो आप लोग इनके बारे में पढ़ रहे हो। दुनिया भर की इन्होंने किताब पढ़ दी, छोटी छोटी उम्र के अंदर पता नहीं क्या क्या इन्होंने चीजें करी, जो आप लोगों को भी जानने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करे, अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, वहां पर उनकी आलोचना हुई, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, क्यों आलोचना हुई, किस वजह से हुई। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1896 के अंदर इनका जन्म हुआ। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इनके साथ में 1896 में ही एक और आपके मनोवैज्ञानिक थे, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की, इनका भी आपका जन्म 1896 में हुआ था। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था, जो इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है और जो लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था, तो इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस होता था। ठीक है, वो क्या डिफरेंस है, वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इनकी बात करूं, जीन प्याजे की बात करूं, तो आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विस भी लिख सकते हो आप लोग, स्विट्जरलैंड या स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो आपके स्विट्जरलैंड के ये आपके मनोवैज्ञानिक थे। आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी, उस थ्योरी का नाम आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया था, आप कहोगे सर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। जी नहीं, नैतिक विकास सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले नैतिक विकास सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी थी, वो आपके जीन पियाजे ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, किन्होंने स्टार्ट करी थी, जीन पियाजे ने स्टार्ट करी थी, बट इन्होंने इस थ्योरी को बीच में छोड़ दिया था। वहां से आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने उसको पकड़ लिया था, और जिस पर उन्होंने आगे वो काम करते चले गए। जो इस क्लास के बाद अगला टॉपिक होगा, लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में आपका होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो पियाजे थे। इन्होंने छोड़ दिया था, कोलबर्ग ने पकड़ लिया था, तो फिर उनका ही कोलबर्ग का ही नाम आ गया, आता रहता है आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अभी तक जितनी बातें मैंने लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में जीन प्याजे के बारे में बताई, जैसा आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने लिखा लेव वाइगोत्स्की और जीन प्याजे। यहां पर इनके मतभेद के ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो आपके
जीन पियाजे, तो जीन पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती रहती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, जैसे आप लोग बड़े हो गए वैसे वैसे उसका यहाँ पर विकास होता रहता है। तो मैच्योरिटी को बड़ा महत्वपूर्ण इन्होंने माना और इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर पहले विकास होता है यानी डेवलपमेंट होता है, और विकास के बाद फिर उनके अंदर क्या होती है, लर्निंग होती है, यानी कि फिर बच्चा चीजें सीखता है। इसके लिए इन्होंने 4 प्रकार की अपनी स्टेज बताई, 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप लोग अभी आंसर देने वाले थे। लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की थे, लेव वाइगोत्स्की ने कहा जी नहीं, पहले बच्चा क्या काम करता है, अधिगम करता है यानी कि लर्निंग करता है, और उसके बाद क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है यानी कि बच्चे का यहाँ पर विकास होता है। ठीक है, ये लेव वाइगोत्स्की वाले के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो थोड़ी पृष्ठभूमि मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में बताई, रचनावादी आपके मनोवैज्ञानिक रहे। ठीक है, इनके सिद्धांत से संबंधित बहुत सारी चीजें आपके एजुकेशन के अंदर चल रही है, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ और वो क्वेश्चन कौन से होते हैं जो इससे संबंधित पूछे जाते हैं, वो इनके ऊपर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई आ जाते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया, अब इनको पोल दे दे। ठीक है, तो समझते चलेंगे और फिर आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते चलना, सीधे एकदम पोल के ऊपर मत टूटा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आई होप आप लोग इसका आंसर सही दोगे। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित जो चरण थे, कितने चरण इन्होंने बताए, 4 प्रकार के चरण जीन पियाजे ने बताए। ठीक है, और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, यानी यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है, करेक्ट पेयर के साथ मैच करना है। जीन पियाजे ने कितने चरण, कितनी स्टेज बताई, जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई। पहली स्टेज थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चा होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक का यहाँ पर बच्चा होता है। यानी एग्जाम में आ भी जाता है कि जो आपकी विकास की पहली अवस्था कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज को आपकी विकास की पहली अवस्था कहा जाता है। उसके बाद दूसरी होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसके अंदर बच्चा होता है आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का यहाँ पर बच्चा होता है। उसके अलावा तीसरी स्टेज होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसके अंदर बच्चा आपका 7 साल से लेकर 11 साल तक का होता है। और चौथी स्टेज होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, जिसके अंदर बच्चा 11 साल से प्लस का है, 11 साल से 14-15 तक का आपका बच्चा होता है। तो जीन पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं बताई। इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चा इन अवस्थाओं से गुजरता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है, जो मैंने यहां पर बताई कि जैसे जैसे बच्चा इन 4 अवस्थाओं से गुजरता जा रहा है उसका विकास होता जाता है, और इन अवस्थाओं से जब वो गुजरता है तो चीजें सीखता है, तो उसकी लर्निंग होती है, उसका अधिगम होता है। तो इसलिए कहा इन्होंने कि पहले बच्चे का विकास होता है इन 4 स्टेज के अकॉर्डिंग, और फिर उसका लर्निंग यानी उसकी अधिगम होती है। ठीक है, अब यहां पर इसने क्वेश्चन ये दिया है कि यहां पर मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सी स्टेज की कौन सी विशेषता है। तो चलो भाई मैच करते, यार ये हट गया, मुझे बोर्ड के अंदर लेना था। पहला यहां पर दिया हुआ है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर कि बच्चा मानसिक प्रस्तन से यहां पर जुड़ता है, यानी जो मेंटली मैनिपुलेशन करता है उससे यहां पर जूझता है। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या सिद्धांत का नाम था, उस सिद्धांत का नाम था आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये इन्होंने सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के लिए आपके फेमस कौन हुए, जीन पियाजे आपके इस सिद्धांत के लिए फेमस हुए। इन्होंने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर, अब कॉग्निशन का संबंध किससे होता है, कॉग्निशन का संबंध हमारे किससे होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है, यानी हमारे दिमाग से होता है। किससे होता है, ये रहा आपका दिमाग जो इस तरीके से बना है, छोटा सा बना है, शायद आपके अंदर क्या पता छोटा हो तो जो हमारा कॉग्निशन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, इसका जैसे जैसा आपका विकास होता जाता है तो समझ लीजिए वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी क्या काम कर रहे हो, अभी सीटेट की तैयारी आप लोग करने आ गए, इससे पहले थोड़ा बहुत आपको पता होगा, तो सीटेट से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड के अंदर आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। जब तक आप लोग इसका एग्जाम पास नहीं करते तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास इतनी आ जाएगी, कैसे सीटेट का पेपर होता है, क्या पढ़ना होता है, कहां से पढ़ना होता है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करना होता है, तो ये सब आपके माइंड के अंदर चलती है। यानी जो इंफॉर्मेशन जितनी भी रहती है, जितनी सूचनाएं रहती है, उनको आदमी अपने दिमाग में कलेक्ट करता है, उनको मैनिपुलेट करता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, तर्क वितर्क करता है, समस्या को यहाँ पर समाधान करता है। तो ये सभी चीजें किसके अंदर करता है, ये सभी चीजें अपने माइंड के अंदर करता है। इसलिए जो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसी के बारे में यहाँ पर जीन पियाजे ने कहा है कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन उसके माइंड के अंदर आती जाती है, स्कीमा बनाता रहता है वो, और वैसे वैसे उसका यहाँ पर विकास होता रहता है। ठीक है, तो ये इसलिए इन्होंने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये पूरा फोकस करते थे चिंतन के ऊपर,
मस्तिष्क के द्वारा आदमी क्या काम करता है? मस्तिष्क के द्वारा आदमी काम करता है चिंतन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनको मैनिपुलेट करना, तर्क वितर्क करना, समस्या समाधान करना, ये किसके अंतर्गत होता है? तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर होता है। और दूसरा यहां पर जो दिया हुआ है कि जो जीन पियाजे ने जो महत्वपूर्ण माना वो चिंतन को महत्वपूर्ण माना, और चिंतन किससे करते हैं? दिमाग से करते हैं। तो जीन पियाजे ने जो पूरा फोकस करा वो आपके चिंतन के ऊपर फोकस करा। ठीक है, उनकी पूरी स्टोरी थी कि कैसे इनका इंटरेस्ट आया चिंतन के ऊपर, क्यों उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत छोड़ दिया था और चिंतन की ओर ये चले गए थे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो भैया आपका पहली मैंने बता दी सेंसरी मोटर स्टेज की अगर मैं बात करूं, देखिए पहली अगर मैं स्टेज की बात करता हूं, आपकी सेंसरी मोटर स्टेज की बात करता हूं, तो ध्यान से समझना। अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, कौन सी स्टेज की बात कर रहा हूं? अगर मैं बात कर रहा हूं आपके सेंसरी मोटर स्टेज। अगर बच्चे आप लोग ये सोचते हो कि भाई खाली एक क्वेश्चन का सीधा आंसर बताओ फिर निकल लेंगे, तो कुछ फायदा नहीं है। जितनी चीज आपको डिटेल में बता रहा हूं उसको समझ लेना, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको आप लोग हिंदी के अंदर बोलते हो स्विंगात्मक अवस्था। ठीक है, देखिए अगर मैं सेंसरी मोटर स्टेज की आपके सामने बात करूं, सेंसरी का क्या मतलब होता है? जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? हमारे जो ऑर्गन होते हैं 7 होते हैं, लेकिन आपको 5 के बारे में जानना जरूरी है। जो बाहरी होते हैं वो 5 होते हैं, इंटरनली 2 होते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से 5 बाहरी ऑर्गन होते हैं हमारे? ठीक है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं ज्ञानेंद्रिय, जिनके बारे में बात करी जाती है। इसको इंद्रिय जीत अवस्था या ज्ञानेंद्रिय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं हमारे, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। अब इनके माध्यम से बच्चा क्या काम करता है? इन 5 सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से ही बच्चा यहां पर चीजों को सीखना शुरू करता है, चीजों की जानकारी लेना शुरू करता है, अपनी नॉलेज को यहां पर बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे के सामने फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज रख भी दोगे ना, उसकी आंखों से ओझल हो जाएगी, लेकिन बच्चा उसको भूलेगा नहीं। जो आपके एक टर्म आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि जब बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जब बच्चा आपका जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था के अंदर होता है, तो अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां मैंने आपको यहां पर बताई। अब उसके अंदर जब बच्चा यहां पर आपका जन्म से लेकर 30 दिन तक होता है, तो बच्चा क्या काम करता है? जब बच्चा यहां पर जन्म से लेकर 30 दिन तक का होता है, तो बच्चा यहां पर करता है अनिच्छिक क्रिया, यानी कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, अनिच्छिक क्रिया करता है। जैसे मैंने आपको इसके अंदर पहले भी बताया होगा, यूप आप लोगों ने सुना होगा, जैसे छोटा बच्चा होता है, 30 दिन तक का बच्चा होता है, उसकी जो मुट्ठी होती है ना, वो इतनी टाइट होती है कि उसको खोलने के अंदर पसीने आ जाएंगे मतलब पसीने तो नहीं आएंगे, बहुत टाइट मुट्ठी होती है, मतलब जो उसकी ग्रिपिंग होती है वो बड़ी मजबूत होती है। छोटा बच्चा हर चीज को मुंह के अंदर डाल लेता है, यानी सकिंग करना शुरू कर देता है। अंगूठा रहेगा मुंह के अंदर डाल लेगा, पेन रहेगा मुंह के अंदर डालेगा, कुछ भी दोगे उसे उसे मुंह के अंदर डाल लेगा। तो इस प्रकार की बच्चा क्या काम करता है? निश्चित क्रिया, यानी कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन करता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा आपका 8 महीने से लेके आपका 12 महीने तक का बच्चा होता है, तो 8 महीने से लेके 12 तक का बच्चा करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना यहां पर बच्चा शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बारे में सीबीएसई वालों ने खुद एक बार एक क्वेश्चन के अंदर इसको गलत दिया हुआ था। वो क्या दिया हुआ था? अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बेसिकली आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था के अंदर होता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस प्रकार का बच्चा बिहेव करता है। अब देखो बच्चा यहां पर कितना है? बच्चा यहां पर लगभग 1 साल तक का बच्चा है। अब आपने देखा होगा 1 साल तक के बच्चों को आप बेड के ऊपर बैठा देना, और बेड के ऊपर उसका जो खिलौना है ना, एक दूसरे कोने में उसका खिलौना रख देना, और एक दूसरे कोने के ऊपर बच्चा बैठा देना। तो बच्चा पता है क्या काम करेगा? जो बेड की चद्दर होगी, बेड की चद्दर को यूं पकड़ता 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 अपने उस खिलौने को ले लेगा। तो गोल क्या है बच्चे का? गोल है यहां पर बच्चे का खिलौना, और उस खिलौने के प्रति क्या काम करा? उस खिलौने के प्रति उसने व्यवहार करा, चद्दर को खींचते खींचते, करके देखना घर के अंदर, अगर खिलौना होगा, मोबाइल होगा, खींचते खींचते ले लेगा, वहां जाकर उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये बच्चा 1 साल तक का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू कर देता है। सीबीएसई ने इसके अंदर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एक बार इसको डाल दिया था, जबकि आपकी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही आती है। उसको क्वेश्चन को चैलेंज भी किया होगा, कई बार किसी ने किया होगा, लेकिन उसके ऊपर आंसर भी नहीं दिया था। ठीक है, पता नहीं मतलब ये कोई एरर था किस प्रकार की थी, लेकिन आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। उसी के अलावा जब बच्चा यहाँ पर 12 से लेकर आपका 24 महीने का होता है, यानी कि आपका 2 साल का यहाँ पर बच्चा होता है, क्योंकि ये जो स्टेज होती है ये आपकी 2 साल तक की अवस्था होती है। तो इसमें बच्चा क्या काम करता है? उसके अंदर एक प्रकार का गुण आ जाता है, उस गुण को कहा जाता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस गुण को कहा जाता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, उस गुण को कहा जाता है। ठीक है,
यानी बच्चे के सामने अगर कोई चीज आंखों से ओझल भी हो जाएगी तो भी बच्चा उस चीज को यहाँ पर ढूंढ के निकाल लेगा। यानी छुपी हुई चीजों को भी बच्चा यहाँ पर ढूंढ कर निकाल लेता है। आपके घर के अंदर आपके तकिया हो या बेड हो, कहीं भी कुछ हो, सबसे बेस्ट चीज है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन छुपा दो, और मोबाइल फोन को जब आप छुपा दोगे 2 साल तक के बच्चे के सामने, तो उसको ढूंढ लेगा। क्यों? बच्चा यहाँ पर अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीजें सीखता है, जो अपने ये सेंसरी ऑर्गन बताया मैंने, ठीक है, आंख होगी, नाक होगी, कान, जीभ, स्किन, इनके माध्यम से बच्चा सीखता है। तो छुपी हुई चीजों को भी ढूंढ कर निकाल लेता है, किसमें? ऑब्जेक्ट परमानेंस में, जब बच्चा आपका 12 से 24 महीने का होता है। सेंसरी मोटर स्टेज इससे भी ज्यादा डिटेल में होती है, बट आपका सीटेट का लेवल उतना लेवल नहीं है कि इससे ज्यादा मैं डिटेल में आपको बताऊं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी से आना होता है, ठीक है। अगर कोई बड़ा एग्जाम होता है तो फिर मैं आपको बता भी सकता था। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो यहां पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने किसके अंदर बताया? ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने आपकी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बताया। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। तो 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। आगे बात करते हैं यहां पर, थर्ड स्टेज होगी आपकी कॉन्क्रीट। इसके अंदर बच्चा संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं कर पाते। एक बार सीटेट के एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आ गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन होता है, संक्रिया होती है जो आपके जीन पे आ जानी थी। और ये पता है इतने मल्टीपल क्वेश्चन कब पूछे गए थे? जब पेपर आपका ऑनलाइन होता था। 2 बार पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है। ऑपरेशन संक्रियाएं कौन कौन सी होती है जो जीन पे आ जानी थी, जिसको आप बारे में आप लोग पढ़ते हो, जीववाद पढ़ते हो, सेंट्रेशन पढ़ते हो, उसके अलावा एनिमिज्म पढ़ते हो, ठीक है। ये जितनी प्रकार की भी ऑपरेशन होती है जो बच्चा अपने माइंड के अंदर करता है। तो यहां पर कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर, कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है? कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसको बच्चा देख सकता है, पकड़ सकता है, छू सकता है। जैसा आप लोग मुझे देख रहे हो ना, तो मैं आपके सामने मूर्त अवस्था में हूं। अगर मैं आपके सामने हट गया तो मैं आपके सामने कैसी अवस्था में हुआ? अब मैं आपके सामने मूर्त नहीं, अमूर्त अवस्था में हुआ, यानी कि आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो गया। तो थर्ड स्टेज जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है, उसमें बच्चा सिर्फ उन्हीं चीजों पर तर्क करता है, चिंतन करता है जिनको देख सकता है, पकड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो आपकी कॉन्क्रीट चीजों के माध्यम से बहुत जल्दी सीखते हैं। क्योंकि आपकी कब तक होती है? 7 से लेकर 11 साल तक की होती है। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है उनको कॉन्क्रीट चीजों के माध्यम से सिखाओ, ठीक है। जो भी आपको सब्जेक्ट उनको सिखाना होता है, ठीक है। और जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों को सिखाने का तरीका होता है अमूर्त चीज में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। जैसा आप लोगों को तो अभी भी कॉन्क्रीट में सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चा ऑपरेशन तो कर पाता है लेकिन कैसे? अमूर्त नहीं कर पाता। और जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसका कहा जाता है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या जिसको आपकी अमूर्त भी कहा जाता है, इसमें बच्चा जो चिंतन करता है वो अमूर्त चिंतन करता है। देखो इसमें चिंतन कैसे करता है? मूर्त चिंतन करता है, ठीक है, यानी कॉन्क्रीट करता है। और फॉर्मल के अंदर क्या काम करता है बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो थर्ड ऑप्शन को अगर आप लोग देख रहे हो कि बच्चा जो होता है ऑपरेशन तो सारे कर लेता है, एनीवी का कंसेप्ट उसको आ गया, सेंट्रेशन का आ गया, ये सब मतलब उसको ऑपरेशन आ गए, बट अमूर्त में नहीं आते। अगर अमूर्त में आ जाते तो आपका फॉर्मल हो जाता। तो आंसर आपका थर्ड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो? आप लोग यहां पर जा रहे हो थर्ड के साथ, आप लोग जा रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आंसर आपका पहले से ही हो जाएगा। देखिए आपके सामने दिया हुआ है अनेबल टू मेंटली रिजर्व एक्शन, ठीक है, यानी यहां पर आपके सामने जो प्रतिवर्ती क्रियाएं दी हुई है उसको मानसिक रूप से करने में अक्षम होता है, असक्षम नहीं होता, सक्षम हो जाता है आपका फॉर्मल में। तो ठीक है, तो ये भी आपका गलत था। थर्ड आंसर यहां पर आपका सम आएगा। आई होप आप लोगों ने एक क्वेश्चन के माध्यम से मल्टीपल क्वेश्चन वो समझ लिए जो आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए और आपको पता भी चली गया, ठीक है। चलिए बढ़ता हूं मैं अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर अब आप लोगों को देना है, ठीक है। वीडियो को भैया आप लोग शेयर करते रहिए जितना भी हो सके। दोस्त यारों के पास कोई कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं है, उनका भी विचारों का भला हो जाया करेगा, तो ये काम आप लोग कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर जो होते हैं बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, जटिल समस्या होती है बच्चों के सामने, उसके समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। वो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है, या फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। बताइए आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो, ठीक है। आप लोग जा रहे हो यहाँ फोर्थ के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है या फिर एक वैज्ञानिक की तरह सोचना शुरू जो कर देता है, वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये अगर बच्चा इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जटिल समस्या होती है, मान लीजिए आपने बच्चों को कुछ ऐसा न्यूमेरिकल दिया जो आपका उस बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग है, ठीक है, या जहां पर बच्चा अमूर्त चिंतन कर रहा है, तो बच्चा अगर उसको कर लेता है तो समझ लेना वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपका पाया जाता है। फोर्थ आंसर आप लोग यहां पर सही दे रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अजर्सन यानी अभिकथन का, कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना। अब देखिए, जो जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत की आपकी आलोचनाएं भी हुई थी, ठीक है, और आलोचनाएं मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। देखिए, जो इन्होंने चार अवस्थाएं बताई थी, पहली आलोचना तो ये हो गई, इन्होंने कहा कि जो बच्चे की चार अवस्थाएं होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। इन्होंने कहा जो सभी बच्चों का विकास होता है ना, वो एक ही तरीके से इन्हीं अवस्थाओं के अकॉर्डिंग होता है, यानी इन अवस्थाओं को इन्होंने माना यूनिवर्सल माना। क्या माना? यूनिवर्सल माना, सार्वभौमिक माना, यानी चाहे आप लोग हो, मैं हूं, चाहे आपका अमेरिका का हो, चाहे आपका पाकिस्तान का हो, जितने भी दुनिया के अंदर बच्चे होते हैं वो सभी इन्हीं अवस्थाओं से गुजरकर अपना विकास करते हैं, तो इन्होंने इन अवस्थाओं को सार्वभौमिक माना, ठीक है। जबकि इन अवस्थाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब कहोगे सर वो कैसे? अभी बताऊंगा वो कैसे, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली जो एक आलोचना ये भी मानी जाती है, इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है ना अपने बच्चों के ऊपर करे। इनके तीन बच्चे थे, तीन बच्चों में से अभी एक आपका आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। एक दो लड़की थी इनकी, एक आपका लड़का था जिसका नाम लोरेंट था, उसके ऊपर प्रयोग करे थे। अभी बताऊंगा कौन सा प्रयोग करा, तो क्यों इनके सिद्धांत की मतलब काफी आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी फेमस बहुत बड़े हुए, बहुत बड़ा नाम इन्होंने अपना कमाया। और मतलब आप लोग समझ ही सकते हो जो आप लोग इनको हर बार पढ़ते हो। तो इनकी प्रमुख आलोचना यह है, उन्होंने यह विश्वास किया कि सभी बच्चे चार चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं, एक ही तरीके से प्रोग्रेस करते हैं, जबकि ये बात ठीक नहीं है। अगर हम बच्चों को थोड़ा सा एनवायरमेंट इस प्रकार का दे दे कि बच्चा पर्टिकुलर स्टेज के अंदर अगर कोई चीज समझ नहीं पा रहा है और उस स्टेज के अंदर बच्चों को हमने समझा दी, उसको ऐसा एनवायरमेंट दे दिया, तो बच्चा उस स्टेज के अंदर जो चीज नहीं कर पा रहा उसको कर लेगा एनवायरमेंट की हेल्प से, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। तो यहां पर इन्होंने जो चीजें बताई है, पहला वाला ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने क्या माना था कि एक ही तरीके से बच्चे प्रगति करते हैं, इसलिए इनकी आलोचना हुई थी। और सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी नहीं, ज्यादातर इनका फोकस था बायोलॉजिकल जो मैच्योरेशन होती है उसके ऊपर फोकस था। जैसे आपके लेव वाइगोस्की हो गए, तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर माना हुआ था, ठीक है। तो आपके दोनों ठीक है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों, यानी जो आपके सामने दिए हुए एक्शन और थॉट दिए हुए, तो उनको जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति क्या कहलाती है? एडवांस ऑर्गेनाइजर, कोर्स, टूल्स या फिर स्कीम? बताइए सही आंसर आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा। देखिए, दो इन्होंने महत्वपूर्ण टर्म दी, एक दी इन्होंने स्कीम और एक दी स्कीमा, ठीक है। किसकी मां? स्कीमा ये मैं सोच लेना किसकी मां की बात कर रहे हैं, स्कीमा इन्होंने दी, ठीक है। स्कीम बेसिकली आपका कहा जाता है जो ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है माइंड के अंदर बिहेवियर का। जैसा आपके माइंड के अंदर स्कीम काफी सारी बनी हुई है। कैसे कैसे बनी हुई है स्कीमें? कि भाई कोर्स कर लिया हमने कॉलेज के अंदर, अब उसके बाद भाई सीटेट की तैयारी करेंगे, उसके बाद उसको पास करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद मेन एग्जाम देंगे, उनको जॉब मिलेगी, फिर उसके बाद हमारी बल्ले बल्ले होगी, शादी होगी, ठीक है। शादी किसी की पहली हो रखी होगी तो कुछ और सोच रहा होगा। तो माइंड के अंदर एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में आपने ये रखे हुए जो स्कीम रखे हुए अपने माइंड के अंदर, ठीक है। और स्कीमा किसकीमा? स्कीमा हमारे माइंड के अंदर दुनिया भर के स्कीमा आप लोगों ने बनाए हुए, ठीक है। मान लीजिए सीटेट के एग्जाम की बात करूं तो सीटेट के एग्जाम से एक स्कीमा तो ये बना लिया, सीटेट का एग्जाम क्या कि सीटेट का एग्जाम होता है, पास करना जरूरी होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक स्कीमा ये बना रखा है माइंड के अंदर, सचिन सर हमारी तैयारी कराते हैं, सचिन सर हमको एग्जाम के अंदर पास कराएंगे, सचिन सर फलाना फलाना कराएंगे, ठीक है। एक स्कीमा ये बना लिया कि भाई इसके लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन आंसर करना हमें जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर चीजें वही हिसाब की बनती है। एक स्कीमा ये बना लिया माइंड के अंदर, एनसीईआरटी पढ़नी होती है। ये सीटेट से संबंधित स्कीमा बनाए, लेकिन माइंड बचपन से लेके मतलब जब से आप पैदा हुए जब से लेके अभी तक पता नहीं आपके माइंड के अंदर कितने स्कीमा है, पता है ना कितने कितने स्कीमा है, अच्छे बुरे सब तरीके के, ठीक है। तो जो आपके स्कीमा है बाई बर्थ होते हैं, जन्मजात होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बात हो रही है आपकी किसकी बात हो रही है? इसमें स्कीमे की बात हो रही है। फोर्थ आंसर आपका ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगर माइंड को पढ़ने की किसी के पास शक्ति आ जाए ना और देखा जाए कि माइंड के अंदर पता नहीं सामने वाले ने क्या क्या स्कीमा बनाए हुए, तो दुनिया के अंदर युद्ध शुरू हो जाएगा, सारी दुनिया जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन करना, व्यवस्थीकरण करना, पुनर्संयोजन करना और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाया जाता है? डिसइक्विलिब्रेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका मिसकंसेप्शन, ठीक है। आप लोगों ने भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन बनाए हुए हैं। मुझे बताइए कि जो बच्चा मिसकंसेप्शन बनाता है किसी भी चीज के बारे में, वो ठीक रहता है, गलत होता है?
हमेशा जो भी बच्चा मिसकंसेप्शन बनाए उसको आपको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। क्या मानना है? उसको बड़ा आपको महत्वपूर्ण मानना है, ठीक है। आप लोग मत मान लेना मिसकंसेप्शन, ठीक है, वरना आप लोगों की जिंदगी बेकार हो जाएगी। मान लीजिए आप में से किसी की शादी ब्याह होने वाली हो, ठीक है, मान लीजिए क्या हो, आपकी गिलास रखा है इसमें, चलो अभी पी लूंगा। मान लीजिए आपकी किसी की शादी ब्याह होने वाली हो और आपने मिसकंसेप्शन बना लिया कि सामने वाला यार अच्छा नहीं होगा या अच्छी नहीं होगी, पता चला वो अच्छी निकल गई, रिश्ता हाथ से निकल गया। इसलिए कहा आप लोग मिसकंसेप्शन मत बनाना, ठीक है। लेकिन जो छोटा बच्चा मिसकंसेप्शन बनाता है ना किसी चैप्टर के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो उनको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है अपना। आपके सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बच्चे की जो भ्रांतियां होती है, क्या होती है, भ्रांतियां होती है, वो भोली भाली उदाहरणाएं होती है, एज ए टीचर आपको उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। बच्चा कुछ भी मिसकंसेप्शन बना सकता है कि सर आज हमारे घर के अंदर सूरज छत पर आ गया था, नीचे आ गया था, मैंने उसको देखा था, सर आज हमने भाव देखा था, मतलब भूत को देखा था। तो इस प्रकार के मिसकंसेप्शन को महत्वपूर्ण मानना होता है, ठीक है। अब जो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है डिसइक्विलिब्रेशन को अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इक्विलिब्रेशन डिसइक्विलिब्रेशन क्या होता है। यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। जो अपने माइंड के अंदर आप लोग जितने भी स्कीमा बनाते हो उसको जो आप लोग रीअरेंज करते हो, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग रीअरेंज करते हो, उसको कहा जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसा आप लोगों ने स्कीमा बनाए हुए कि भाई टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, उसके बाद हम सीटेट का एग्जाम देंगे, फलाना जगह से सचिन सर से हम पास कर लेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे तैयारी करेंगे। तो आपने जो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न अपने माइंड के अंदर तैयार किया है, किसका? स्कीमा का। किसका? स्कीमा। स्कीमा का जो ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है वही आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज आ गई, इसमें बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें कठिनाई किसमें होती है? बताओ भाई। पहला आपके सामने दिया हुआ है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये काफी पूछता है सीटेट वाला, प्रतीकात्मक प्रतिनिधि। देखिए जो छोटा बच्चा होता है ना, अगर मैं बात करूं आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज की, किसकी बात करूं? प्री ऑपरेशनल स्टेज की, यानी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की। जब बच्चा यहां पर होता है 2 साल से लेकर 7 साल तक का यहां पर बच्चा होता है, तो बच्चे को सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है, ठीक है, यानी जो प्रतीक होते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सिंबल, ठीक है, यानी जो प्रतीक होते हैं बच्चों को उसकी नॉलेज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों के सामने कहोगे कि बेटा साइकिल, तो उसके माइंड के अंदर एकदम साइकिल का सिंबल यानी प्रतीक बन जाएगा। आप छोटे बच्चों के सामने कहोगे स्कूल, 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे के सामने, तो उसके माइंड के अंदर एकदम स्कूल बन जाएगा, ठीक है। जैसा अगर मेरे सामने कोई कहेगा गधा, तो गधा कहते मुझे, जो आप लोग अपने मेरे स्टूडेंट रहते मुझे एकदम उनकी याद आ जाती है, अच्छा गजा। इसके अंदर मेरा एक बड़ा फेमस मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो बहुत फेमस हो गया, पूरे देश भर के अंदर बच्चे उसको कहते थे। वो देखे मैं एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है वाला आपका। जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे हम लोग क्या काम करते थे, लकड़ी ले ली या झाड़ू ले ली, उसको पैरों के नीचे डाला और उसके बाद उसको बना दिया घोड़ा, एक दो पीछे भी बैठा लिए अपने बहन भाई या दोस्त, और उसके बाद उसको चलाते थे, चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। तो ये जो लकड़ी थी, जो झाड़ू थी, उसको घोड़ा समझा, यानी उसको पता था कि जो घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर हम बैठते हैं और तुक तुक करके आवाज निकालते हैं। या फिर ट्रेन बनाते थे कि छुक छुक छुक, ट्रेन इस प्रकार से बनाते थे, दोस्त यार बनाते थे। तो बच्चों को सिंबल की नॉलेज होनी शुरू हो जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चों को ये नॉलेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला दिया हुआ है टास्क ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का यहां पर आपका टास्क दिया हुआ है। क्या होता है संरक्षण? संरक्षण का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज की शेप में चेंज कर दो, उसके साइज में चेंज कर दो, बट उसकी क्वांटिटी पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। और बच्चा अगर इस कंसेप्ट को समझ रहा है तो आपका कॉन्क्रीट स्टेज में होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। ये मेरे सामने एक पानी की बोतल है, एक गिलास है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर इतना पानी भरा हुआ है जितना मेरी उंगली पर आपको दिख रहा है। इस पानी को मैंने क्या काम करा, गिलास के अंदर डाल दिया, ठीक है। और जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के सामने मैंने कहा कि बेटा बताओ किसको लोगे, क्योंकि दोनों के अंदर सेम पानी है, ठीक है। मान लीजिए यहां भी इसके अंदर सेम पानी है और इसके अंदर जो पानी डाल दिया, तो यहां पर दोनों के अंदर सेम पानी है। बड़ा बच्चा किसको लेगा? इसको लेगा। जो चीज उसको बड़ी दिखती है ना, वो बच्चा उसको ज्यादा लेता है। आप लोग घर के अंदर खुद ट्राई कर लेना, मिठाई का डब्बा होगा, एक मिठाई के डब्बे के अंदर 4 लड्डू रखे हुए हैं, और इससे ही बड़ा कोई मिठाई का डब्बा है ना, और इसके अंदर सिर्फ 2 लड्डू रखे हैं। छोटा बच्चा बड़े लड्डू के ऊपर पहले टूटेगा, ठीक है, क्योंकि उसको यहां पर क्वांटिटी के अंदर फर्क समझ नहीं आ रहा। अगर उसको फर्क समझ में आ जाता है तो वो आपका कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर होता है। कौन सा? कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर होता है। अगर फर्क समझ नहीं आता तो आपका फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा यहां पर होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझोगे इस कंजर्वेशन के कंसेप्ट को, ठीक है। अगला है आपके सामने हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, निगमनात्मक तर्क, बहुत पूछा जाता है आपका, ठीक है। निगमनात्मक
संख्यात्मक तर्क के अंदर क्या होता है, आपको मैंने बताया था इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में जो चलते हैं, हम चलते हैं एग्जाम्पल से, रूल की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। लेकिन आपका डिडक्टिव मेथड में क्या चलते हैं, हम लोग चलते हैं रूल से एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, किसकी ओर चलते हैं, रूल से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। और इंडक्टिव में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो बच्चा जब नियमों के ऊपर अपना तर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहां पर बच्चा कौन सी स्टेज का होता है, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग आपकी फॉर्मल स्टेज के अंदर बच्चे को आ जाती है। यानी बच्चा अब आपका 11 साल से प्लस का है, तो बच्चा यहां पर अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। क्या काम करना शुरू करता है, अभी मैंने ऊपर बताया, बच्चा यहां पर अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चा नियमों के आधार पर सबसे पहले नियमों को जानता है, फिर तर्क की ओर जाता है। तो आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग के अंदर जाता है। क्वेश्चन जो यहां पर पूछा है, उसने पूछा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, लेकिन उनको कठिनाई किसमें होती है, बच्चों को कठिनाई होती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग के अंदर होती है, क्योंकि बच्चा यहां पर अमूर्त चिंतन करता है। जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जो बच्चा चिंतन करेगा वो मूर्त करता है। तो कठिनाई जो होगी उसको, वो होगी आपकी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग के अंदर, उसको कठिनाई यहां पर होगी। ठीक है, उसके अलावा एक और आपका कंसेप्ट है सीरिएशन का, यानी कि आपका क्रमबद्धता का। इस कंसेप्ट को भी बच्चा आपका कॉन्क्रीट स्टेज में, यानी कि आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के कंसेप्ट आ जाता है। सीरिएशन का मतलब होता है जब बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगी, उसको उसके क्रम के अनुसार पहचानना सीख जाता है। जैसे मैं बच्चों से कहूंगा, आपके घर के अंदर मान लीजिए छोटा बच्चा वीडियो देख रहा है कि बेटा मेरी उंगली है, ठीक है 5 उंगली है, इनको एक सीरीज के अकॉर्डिंग लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। पहले बताओ बढ़ते हुए क्रम में कौन सी उंगली होगी, तो बच्चा बताएगा सर पहले ये वाली उंगली होगी, फिर ये होगी, फिर कौन सी है भाई, मेरी तो यार ये दोनों बराबर है ठीक है, फिर इनमें से कोई होगी और सबसे बड़ी ये वाली उंगली। तो बच्चे ने क्या काम करा, यहां पर बढ़ते हुए क्रम में इसको लगा दिया। अब मैं कहूंगा बच्चों से घटते हुए क्रम में लगाओ, तो बच्चा इसको लगा देगा। यानी जब बच्चा सीरिएशन का कंसेप्ट समझ जाता है, क्रमबद्धता का कंसेप्ट समझ जाता है, तो आपका कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर होता है। यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग को छोड़कर बाकी तीनों कंसेप्ट बच्चे को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आ जाते हैं। ये आपका आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर, यहां पर आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते सामने स्क्रीन पर। यार मेरी तो उंगली दोनों ही बराबर ही है भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते देखना अपनी उंगली को, ये वाली उंगली दोनों बराबर मिलेगी क्या, मेरी तो बराबर ही लग रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन प्याजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। बताओ कौन किसको महत्व देता है। मैंने बताया ना, जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की, देखो दोनों ने 1896 के अंदर ही जन्म लिया। सिद्धांत जो इन्होंने दिए उसके बीच में इनके मतभेद भी देखने को मिले। ठीक है, पहले वैसे लड़ाई नहीं होती थी, आप लोग सोच रहे हो मान लीजिए मुझसे कोई खुश नहीं है तो आगे कुछ चुगली कर दे, बुराई कर दे, मतलब विचारों की लड़ाई होती थी। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की किसको महत्वपूर्ण मानते थे, लेव वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानते थे, ओ सॉरी जीन प्याजे महत्वपूर्ण मानते थे। कहा गया जीन प्याजे, ये रहे, एक्टिविटी को महत्वपूर्ण मानते थे। जीन प्याजे ने छोटे बच्चों को कहा नन्ना वैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा, जो छोटे बच्चे होते थे, छोटे बच्चों को कहा इन्होंने नन्ना वैज्ञानिक। ठीक है, क्या कहा, नन्ना वैज्ञानिक। जैसा आप लोग क्या हो, आप लोग हो बागड़ बिल्ले वैज्ञानिक। ठीक है, यानी बड़े हो गए आप लोग। लेकिन इन्होंने छोटे बच्चे के बारे में बताया कि छोटा बच्चा होता है नन्ना वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक क्या काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो बच्चा होता है वो क्या काम करता है, बच्चा एक्टिव होकर यानी सक्रिय होकर एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके, एनवायरमेंट में खोजबीन करके सक्रिय तरीके से अपने ज्ञान को अर्जित यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों को अपना क्या बताया, एक्टिव बताया। तो मैंने कहा ना, एक बहुत बड़े आपके रचनावादी माने गए, कंस्ट्रक्टिविज्म माने गए। और रचनावाद किसके ऊपर फोकस करता है, रचनावाद फोकस करता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण एक्टिव होकर करता है। जैसा आप लोग अभी यहाँ पर एक्टिव हो और एक्टिव होकर ही वीडियो देख रहे हो, किसका ध्यान इधर उधर तो नहीं है, कमेंट में लग रहे हो आपस में एक दूसरे से चैट करने में, तो आप लोग क्या काम करो, एक्टिव होकर अपने ज्ञान का निर्माण करो। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि छोटा बच्चा भी एक्टिव होकर अपने ज्ञान का यहां पर निर्माण करता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। जबकि जो लेव वाइगोत्स्की थे, कहा है लेव वाइगोत्स्की भाई, जबकि जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने महत्वपूर्ण माना आपकी लैंग्वेज को, इन्होंने महत्वपूर्ण माना भाषा को। अगला जो टॉपिक आएगा भाषा वाला, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भाषा को क्यों महत्वपूर्ण माना। जहां पर भी भाषा दिखे वहां पर लेव वाइगोत्स्की लगा देना आप लोग। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा सब कुछ। तो किसने किसको महत्वपूर्ण माना वो आप लोग समझ गए। किन्होंने महत्वपूर्ण माना एक्टिविटी को, यानी बच्चा सक्रिय होकर चीजों को खोजता है, यानी चिंतन को महत्वपूर्ण माना, चिंतन करता है। और इन्होंने वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को माना। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो, फर्स्ट के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या लिख रहे हो भाई, ठीक है, हाथ लगे हुए थे सब, अच्छा
नो सर, आपके सवाल को जा। अच्छा, रात को लगे थे। अच्छा, ये जो टाइमर लगा देता वो आपस में बच्चे लगे रहते हैं बात करने में। वाह भाई वाह। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर। जीन पियाजे के सिद्धांतों में प्रिया जो मानती है कि ट्रेन सजीव है, वाह भाई, देखो प्रिया क्या मानती है कि जो है आपकी ट्रेन जो होती है सजीव है, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट है, यानी जान है। किसके अंदर जान है? ट्रेन के अंदर जान है, क्योंकि वह चलती है। अच्छा जी, ठीक है। तो यह क्या प्रदर्शित करती है वो आपको बताना है। देखिए, एनिमीज थिंकिंग पहला आपके सामने दिया हुआ है। आपको समझना है एनिमीज में थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जीववाद का क्या मतलब होता है। जब बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, यानी कि सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में यहां पर बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता, तो वो होता है आपका जीववादी सोच, यानी कि एनिमिज्म उसको कहा जाता है, एनिमिस्टिक थिंकिंग उसको कहा जाता है। जैसे यहां पर कोई लड़की है प्रिया, ठीक है, हालांकि बच्ची अगर कोई बड़ी होती तो मैं अभी बताता इसका एग्जाम्पल देके सही। तो यहां पर कोई बच्ची प्रिया है, गाड़ी चल रही है, तो इसने गाड़ी को क्या मान लिया कि गाड़ी है सजीव। इसने गाड़ी को सजीव मान लिया, क्यों? क्योंकि ये चल रही है। जैसे मान लीजिए सूरज है, सूरज आपका इधर से उधर चलता है तो सूरज चल रहा है। जैसे आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था कि पत्थर अगर लुढ़क रहे हैं तो बच्चे ने उसको सजीव मान लिया क्योंकि पत्थर लुढ़क रहे हैं। आपने देखा होगा जो आपके घर के अंदर छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अगर चलते चलते भागते हुए अगर गिर गया, फर्श के ऊपर गिर गया और उसको चोट लग गई, ठीक है, या उसका हाथ कहीं गेट के ऊपर लग गया, तो तभी उसकी मम्मी या उसके घर वाले भागते हैं, अरे अरे मेरा बच्चा, किसने मारा, किसने मारा, बता, मुझे बता किसने मारा। तो बच्चा कहता है इसने, जमीन ने मारा, धरती ने मारा। अच्छा, धरती ने मारा। तभी घर वाले जाते हैं धरती के ऊपर थप्पड़ मारते, अपने पैर मारते, तूने मेरे बच्चों को कैसे मारा। तो तभी बच्चा क्या कहता है, मम्मा और मारो इसको, और पिटाई करो, या चुप हो जाता है और हंसता है कि चलो ठीक है, अब उसकी पिटाई होगी। बच्चे को नहीं पता ना कि वो निर्जीव चीज है। बच्चों को नहीं पता ना कि गेट निर्जीव चीज है। हम लोग भी तो ऐसे मारते हैं। मेरे घर के अंदर भांजे भांजे आ जाती है, उनके शैतानी करता है छोटा बच्चा, तो गेट के हाथ मारते, चोट लग जाती है, तभी मैं गेट के जाके हाथ मारता हूं, चुप हो जाते हैं, मामा और मारो इसको, ठीक है। तो जब बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता, सजीव निर्जीव के कंसेप्ट को नहीं समझ पाता, तो आपका एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है। अगर बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, तो बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। लेकिन बच्चा जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर पहुंचता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर पहुंचता है, तो बच्चे को ये ऑपरेशन करना फिर आ जाता है, यानी बच्चा चीजें समझ जाता है। अब जैसे ही बच्चा आपका 7 साल से लेकर 11 साल तक का होगा, वो गिर गया और गिरने के बाद आपने कहा अरे मेरा बच्चा, किसने मारा, धरती ने, ले अभी मैं धरती की पिटाई करूं, तभी बच्चा कहेगा क्यों पागल बना रहे हो पापा, क्यों मम्मी पागल बना रही, इतने भी नहीं पता ये धरती के अंदर कोई जान थोड़ी है, इतने बड़े हो गए, अकल अभी तक आपको नहीं आई, ठीक है। फिर घर वाले छोटा सा मुंह लेकर चले जाएंगे, ठीक। तो ये आपका जीववाद कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आंसर तो इसका अंदर यही है, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है प्रिया ने ट्रेन को सजीव मान लिया था। अब कुछ और कंसेप्ट के ऊपर भी हम लोग नजर डालते हैं। अगला दिया है आपके सामने सेंट्रेशन, यानी कि आपके सामने केंद्रीयता दिया हुआ है। सेंट्रेशन यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु की किसी की एक खास विशेषता पर सिर्फ ध्यान दे, उसके बाकी विशेषताओं पर, बाकी पहलुओं पर ध्यान न दे, तो आपका सेंट्रेशन होता है। जिसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने मार्कर है, तो मार्कर के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूं, ये जो मेरे सामने पेन है, तो पेन की क्या है, मैं सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दे रहा हूं, लिख रहा हूं, इससे सिर्फ लिखने का काम कर रहा हूं। लेकिन किसी लड़की या महिला से पूछो, इसके कई सारे काम आपको बता देगी। क्या बताएगी कि सर पेन से लिखते तो है, लिख तो आप रही हो, लेकिन इससे पता है क्या काम करते हैं, इससे हम ऐसे बाल अपने पकड़े, चुटिया पकड़ी और इसके अंदर यूं फंसाया और यूं बांध दिया, तो अपने बालों को बांधने के भी काम आ जाता है। और इससे क्या है, हम पिटाई भी कर देते हैं, बच्चों की पिटाई कर देते हैं, ठीक है, तो उनको पनिशमेंट देने के भी काम आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, पनिशमेंट बच्चों को नहीं देनी है। राइट टू एजुकेशन के आर्टिकल नंबर 17 के अंदर प्रावधान है, बच्चों को पनिशमेंट दे दी आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सजा, पहले पता है हमारे स्कूल में टीचर कैसे सजा देती थी मैडम, जैसे उंगली रहती है ना, इनके बीच में पेन फंसा है और यूं दबा देती थी, भाई ऐसे जान निकलती थी वो कि मैडम छोड़ दो छोड़ दो, यूं दबाती थी ऐसे उंगली को, ठीक है। तो देखो मैडम कह रहा हूं मैं, सजा के काम में ले लिया, ये चुटिया बांध ली इससे अपनी, और लिखने का भी काम कर दिया। अगर एक से ज्यादा विशेषताओं पर ध्यान दिया जा रहा है तो वो फिर आपका हो जाएगा डिसेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को, अगर किसी चीज की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दिया जाएगा तो आपका सेंट्रेशन हो जाएगा, अगर किसी चीज की एक से ज्यादा विशेषताओं पर ध्यान दिया जाएगा तो आपका डिसेंट्रेशन हो जाएगा। जैसा आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, अब मान लीजिए किसी के पास मोबाइल फोन हुए है पुराने वाले, नोकिया वाले, उसके अंदर सिर्फ एक ही काम हो सकता है, उससे कॉल करने का काम हो सकता है। तो क्या हो गया, किसी आदमी ने, हमारे जो जैसे मान लीजिए दादा दादी जिनको इतने चलाने नहीं आते, सिर्फ उसका काम कॉलिंग के लिए यूज करा, तो आपका सेंट्रेशन। लेकिन आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप लोग कितना यूज करते हो, मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर चलाते हो, तो वो हो गया डिसेंट्रेशन, ठीक है, यानी एक से ज्यादा विशेषताओं पर ध्यान दिया, ठीक है। ये बात आप लोग समझिए। अगली बात होती है आपके इररिवर्सिबिलिटी की बात होती है, आपकी अप्रतिवर्त सोच की यहाँ पर बात होती है। देखिए इसके बारे में मैं आपको वो एग्जांपल देता हूं जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। बच्चे के अंदर जो अपलटावी का गुण आता है,
इनका लॉरेंस कोलबर्ग का एक लड़का था जिसका नाम था लॉरेंट, यानी दो बच्चियां थी, एक इनका बच्चा था। पियाजे ने लॉरेंट से कहा कि बेटा एक काम कर, आज मैं तुमको स्कूल छोड़ने मैं खुद चलूंगा, ठीक है। उसने कहा ठीक है पापा, आज आपके दिमाग में क्या आ गई, ठीक है, नहीं आज तू चल मेरे साथ। तो इनका ये तो रहा इनका यहाँ पर घर, ठीक है, ये जीन पियाजे का यहाँ पर घर था, और मान लीजिए ये यहाँ पर स्कूल था, ठीक है। तो भाई खुराफाती दिमाग रहा है, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, तभी तो नई चीज निकलती थी। तो अपने बेटे को लेकर चल दिए, यूं चले इस रास्ते पर, यूं घूमे इस तरीके से, और यहां पर अपने कहां पर पहुंच गए, स्कूल पर पहुंच गए। उसके बाद जीन पियाजे ने कहा कि बेटा वापस खुद आ जियो, मैं तो जा रहा हूं, वापस खुद आ जियो। लोरेंट ने कहा कि पापा साथ में आए हो, लेकिन वापस नहीं जा सकता मैं, वापस आने का रास्ता मुझे नहीं पता। तो जीन पियाजे ने कहा कि बेटा पता तो है, ऐसे ऐसे करके ऐसे आ जियो, इसी रास्ते से तो हम आए हैं, तो वापिस जाने के अंदर तुझे क्या दिक्कत है। कह रहा आ तो गया हूं, जा नहीं पाऊंगा पापा। यानी यहां पर चीजों को बच्चा उलटना पलटना नहीं सीख रहा। आपके सामने जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, हमने उसको एडिशन के बारे में बताया, जोड़ के बारे में बताया, हमने कहा कि बेटा 20 प्लस 35 कितने होते हैं, तो बच्चा बता देगा कितने होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे से पूछेंगे अच्छा बता 35 प्लस 20 कितने होते हैं, तो बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा। यानी जब बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीखता है, तो वो होता है आपका अपलटावी का गुण होता है, जो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर नहीं आता, लेकिन आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर बच्चा करना शुरू कर देता है, ठीक है। सीरियसन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, आंसर इसका एनिमिस्टिक थिंकिंग था, जो प्रिया यहां पर ट्रेन को सजीव समझ रही है, ठीक है। देखो जितने भी कंसेप्ट मतलब ये बन रहे हैं ना, जो आपके ऑप्शन के थ्रू भी मैं आपको बता रहा हूं, यही आते हैं मतलब एग्जाम में। जितने भी आप लोग टीचिंग का एग्जाम उठा लो, यही पूछे जाते हैं। जबकि मैं तो आपकी चीजें और एक्स्ट्रा में करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन ही है, तो ऑफलाइन के अंदर आपके 2-3 तक ही इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब कोई बच्चा मौजूद स्कीमा के संदर्भ में, यानी उसके माइंड के अंदर जो भी स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है, तो उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाकॉग्निशन, या फिर स्कैफोल्डिंग। एक बात मेरी और ध्यान रखना, जितनी भी चीजें आप लोग सीडीपी के अंदर पढ़ते हो, साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, कोशिश करा करो उनकी मेन टर्म को इंग्लिश के अंदर याद करा करो, हिंदी में मत करा करो, क्योंकि हिंदी में कई कई नाम दिए रहते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंग्लिश के अंदर इन टर्म का आप लोग नाम याद करो, ठीक है। बताइए इसके अंदर आप लोग किसके साथ जा रहे हो, ठीक है। आप लोग जा रहे हो फर्स्ट के साथ, एसिमिलेशन। देखिए जीन पियाजे ने अपना एक कंसेप्ट बताया था, एडेप्टेशन। जीन पियाजे ने एक कंसेप्ट बताया था आपका एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन का मतलब होता है, जो आदमी होता है अपने स्कीमा में जब कुछ बदलाव करता है, अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद ढाल लेता है। जैसा आप लोगों के माइंड के अंदर स्कीमा बना हुआ था, यार कॉलेज में कोर्स करने के बाद, बीएड डीएलएड करने के बाद हमें कोई सीटेट का एग्जाम भी देना है, ठीक है। अब आप लोगों का मान लीजिए कोर्स कंप्लीट हो गया, ना भी हो गया हो, कोई भी दिक्कत नहीं, तो आप लोग यहाँ पर सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने आ गए। मेरी यूट्यूब क्लास देखते हैं, जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया वो पेड कोर्स के माध्यम से बचते हैं। तो आपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को डाल लिया। एनवायरमेंट क्या बना हुआ है कि भाई सीटेट का एग्जाम होने वाला है, 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम देके पास करेंगे। तो ये हो गया आपका एडेप्टेशन, आपने अडेप्ट कर लिया अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी के दो प्रोसेस होते हैं आपके, इसी के आपके दो प्रोसेस होते हैं। उन दो प्रोसेस में एक होता है आपका एसिमिलेशन, एक होता आपका एसिमिलेशन होता है, और एक होता आपका एकोमोडेशन होता है, एक होता आपका एकोमोडेशन होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाषा सीखने के लिए कौन से दो आपके प्रोसेस जीन पियाजे ने बताए। तो अगर भाषा सीखने की बात आ जाएगी, तो लैंग्वेज सीखने के लिए भी ये दो प्रोसेस आपके एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जीन पियाजे ने बताए। क्या होते हैं जरा उसके ऊपर नजर डालना। अगर मैं बात करूं आपके सामने एसिमिलेशन की बात करूं, एसिमिलेशन में क्या हो जाता है, जब कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी बच्चा पूर्व ज्ञान के साथ में नए ज्ञान को जोड़ लेता है, प्रीवियस नॉलेज के साथ में न्यू नॉलेज को जोड़ता है, यानी अपने स्कीमा के अंदर बच्चा जो होता है वो चेंज करता है, तो ये आपका एसिमिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए कोई गधा देख लिया, ठीक है। अब पता नहीं यार गधा देखते मुझे किसकी याद आती है और गधा देख लिया बच्चे ने कि एक गधा होता है और ऐसे ऐसे मतलब ये चलता है, ऐसी आवाज निकालता है। कैसी आवाज निकालता है बताना जरा। तो गधा देख लिया, ठीक है, तो उसके माइंड में स्कीमा बन गया गधा से संबंधित कि गधा कैसे कैसे दिखता है, कैसी आवाज निकालता है, बोझा ढोने का काम करता है। उसके बाद बच्चे ने क्या काम करा, एक घोड़ा देख लिया। क्या काम करा, एक घोड़ा देख लिया। तो बच्चे ने घोड़ा देख के भी कहा कि ये भी गधा ही है, ठीक है। उसने क्या काम करा, ये भी गधा ही है। जबकि गधे और घोड़े में फर्क होता है। जो गधे होते हैं वो चुपचाप अपने वीडियो को देखते रहते हैं, इधर उधर कमेंट करते रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। और जो गधे होते हैं वो पढ़ाई पर दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट को समझते हैं। ये अंतर होता है ना। तो आप लोग क्या हो, गधे हो घोड़े हो, आप लोग खुद बताओ। तो बच्चे ने जब गधे को भी और घोड़े को भी सेम समझ लिया, तो यहां पर क्या हो गया, उसने, उसके पेरेंट्स ने, उसके घर वाले ने आकर बताया कि भाई ये गधा नहीं है, ये घोड़े है।
ठीक है। और ये घोड़ा जो होता है गधे से बड़ा होता है, इससे तेज स्पीड से भागता है, इससे ताकतवर भी होता है, इसका कलर भी थोड़ा अलग होता है। तो जो मौजूद उसकी माता गधे से संबंधित उसके माइंड के अंदर, उसके अंदर उसने चेंज कर दिया बच्चे ने, जब उसको बताई गई कि ये गधा नहीं ये घोड़ा है। ठीक है गधो, तो ये गधा नहीं घोड़ा है। तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन। अब यहां पर बच्चों को पता चल गया घोड़े के बारे में। किसके बारे में पता चल गया? भाई ये घोड़ा होता है, ही करता है आवाज को, तेज दौड़ लगाता है, अलग अलग कलर का होता है, ओ सॉरी ब्लैक कलर का होता है मान लीजिए घोड़ा कोई, क्योंकि यहां पर गधा उसने ब्लैक देख लिया। अब यहां पर उसे ब्लैक के साथ में कोई व्हाइट घोड़ा मिल गया। क्या मिल गया? व्हाइट घोड़ा मिल गया। बच्चा फिर कंफ्यूज हो गया कि पापा आपने तो कहा था कि ये घोड़ा होता है, अब ये सामने घोड़ा ये दूसरे कलर में कोई एक और जानवर दिख रहा है। तो पापा ने बताया कि बेटा ये भी घोड़ा ही होता है, इनके पास अलग अलग रंग होते हैं, कोई काला होता है, कोई भूरा होता है, कोई सफेद होता है, कोई लाल होता है। तो बच्चे ने क्या काम करा? एकोमोडेशन का क्या मतलब है? यहां पर बच्चे ने अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर लिया। क्या काम कर लिया? अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर लिया कि यार भाई जैसा भी हो, ठीक है, चाहे काला भूरा सफेद कैसा भी हो, ये घोड़े की ये विशेषता होती है। ठीक है, यानी उसने क्या काम करा? एसिमिलेशन में पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा। पूर्व ज्ञान जो उसे गधों के बारे में था, ठीक है, तो उसमें नए ज्ञान को जोड़ दिया कि गधे के जो घोड़ा होता है वो गधों से भिन्न होता है। लेकिन जब उसने घोड़े भी अलग अलग रंग के देखे तो उसने उसके अंदर मॉडिफाई, उसको संशोधित कर लिया कि घोड़े कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे जितने भी आप लोग गधे घोड़े हो, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिमिलेशन हो जाएगा। कि जब कोई बच्चा मौजूद स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है तो क्या हो जाएगा? वो एसिमिलेशन हो जाएगा। क्या करता है? मौजूद स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तु या घटनाओं को देखता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए क्या हो जाएगा? इसका आंसर एसिमिलेशन, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मेटाकॉग्निशन होता है जब व्यक्ति अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो ये आपका क्या होता है? मेटाकॉग्निशन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा अच्छा यार सर ने हमें गधा कह रहे हैं, अच्छा इसका मतलब हमारे जो है ऐसे कान होंगे, ठीक है, हम ही करेंगे, ठीक है, लेकिन यार सर तो बेवकूफ बना रहे हैं, यार हम कहां से गधे हो गए, हम तो इंसान हैं। तो आप लोग सोच रहे थे कि हम सिर्फ गधे हैं, और गधों के बारे में सोचते सोचते आपने क्या काम करा? एक कंपैरिजन करा, जी नहीं हम तो यहाँ पर आदमी है, ये सर हमें पागल बनाते हैं गधा गधा बोलकर। तो यानी आपने किसी एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में यहां पर सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी आप सोच रहे थे किसी भी जानकारी के सिर्फ एक पक्ष के बारे में, लेकिन जब आपने उसके बारे में डिटेल में गहनता पूर्वक सोचना शुरू कर दिया, वो आपका मेटाकॉग्निशन हो जाता है। इसके फोल्डिंग की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका संबंध आपके वाइगोत्स्की से देखने को मिलेगा। आंसर आपका एसिमिलेशन यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हुए आपके एक कर रहे हैं आदित्य राजपूत, ढेंचू ढेंचू। चलो भाई अगले को बढ़ते। तो एक बात बताऊं, ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा ही इकलौता टीचर हूं जो बच्चों को गधा भी बोल देता है, ऐसे ऐसे कमेंट भी मारता है, ठीक है, लेकिन कोई बच्चा इसमें नाराज नहीं होता कभी भी। आज तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं कोई नाराज नहीं हुआ। बच्चे कहते हैं सर बोला करो, खूब मर्जी बोला करो। ठीक है, जब आपके सामने बच्चे भी हो जाएंगे, ठीक है, जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, तब भी आपको बच्चों को इसी प्रकार रखना है कि अगर आप बच्चे से कुछ कहे भी तो उसको लगे यार हमारा कह रहा है अपना। अगर मान लीजिए पेरेंट्स डांटते, टीचर डांटते, तो आपके फायदे के लिए डांटते हैं। तो छोटे बच्चों को पता लग जाती है कौन हमसे प्यार कर रहा है, कौन हमारे हक की बात चाहता है। ठीक है, तो मुझे इसमें मतलब मैं अपनी इज्जत बचाना कहूंगा, वरना अगर कोई गधा कहे और ऑनलाइन कमेंट में ऐसी गालियां भर के देंगे, आदमी जिंदगी में ना बोले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते सामने आपकी स्क्रीन पर। जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। देखिए, जीन पियाजे ने जब थिंकिंग यानी चिंतन के बारे में कहा, इन्होंने कहा कि जो आपका बच्चा होता है, इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है और जो वयस्क होते हैं यानी कि जो आपके अडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, इन्होंने कहा कि जो दोनों का सोचने का तरीका होता है, जो दोनों का सोचने का चिंतन होता है, वो मात्रात्मक रूप से तो आपका सेम होता है। कैसा होता है? वो आपका क्वांटिटेटिव रूप से तो आपका सेम होता है, मात्रात्मक रूप से तो सेम होता है, लेकिन आपका गुणात्मक रूप से यानी कि आपका क्वालिटेटिव रूप से आपका क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अब एक बात मुझे आप लोग बताइए यार, मान लीजिए छोटा बच्चा अगर किसी कंसेप्ट को सीख रहा है, मान लीजिए मैं छोटे बच्चों को यहां पर बोल दूं गधा, ठीक है, तो वो बच्चा, छोटा बच्चा गधे के बारे में सोचना शुरू कर दे। यार कितनी बार गधा, कुछ दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए छोटा बच्चा किसी चीज के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कि मुझे खाना कैसे लेना है, या मम्मी को कैसे बुलाना है, कैसे मुझे अपने घर के अंदर अपनी ड्रेस को पहनना है। ठीक है, बच्चा इस चीज को चिंतन कर रहा है। अगर उसी ड्रेस को जो कोई बड़ा आदमी अपने ऑफिस के अंदर जा रहा है, वो किसी दूसरे तरीके से सोचेगा। तो सोचने का जो नजरिया होता है, जिसके बारे में जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों का और जो आपके वयस्क होते हैं उनके सोचने के तरीकों में मात्रात्मक रूप से तो सेम होते हैं, मात्रा तो उनकी सेम रहती है सोचने की, कितने भी अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से अलग सोचेंगे।
वयस्क अपना बड़े तरीके से सोचेंगे क्योंकि ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे, छोटा बच्चा अलग तरीके से सोचेगा, ठीक है। तो बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं, किसमें सोचते हैं, गुणात्मक रूप से अलग होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। मात्रात्मक रूप से सेम रहेंगे, गुणात्मक रूप में अलग रहते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा। देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया, बच्चा एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होता है। देखिए मैंने क्या बात करी कि प्याजे कैसे थे, प्याजे थे आपके रचनावादी थे, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिविज्म थे, ठीक है, रचनावादी थे। और रचनावादी जो मनोवैज्ञानिक है, जो रचनावाद है, वो किसकी बात करता है, रचनावाद करता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, एक्टिव होकर अपने ज्ञान का यहां पर निर्माण करता है, ठीक है। तो बच्चे को यहां पर आपको खाली स्लेट नहीं मानना है, इसको ब्लैंक स्लेट नहीं मानना, खाली बर्तन नहीं मानना, जिसके बारे में आपके जॉन लोक ने ये डेफिनेशन दी थी कि बच्चा एक खाली बर्तन के समान होता है, जॉन लोक ने उसको माना था, ठीक है, जो पहले के व्यवहारवादी हुए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए आंसर, इसका पहला आंसर यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है। यार देखो ये तो मैंने अभी डिटेल में आपको बताया, अनैच्छिक क्रियाओं की बात हो रही है यहां पर, किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्स एक्शन की यहां पर बात हो रही है, किसके, रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है। यानी यहां पर बच्चा ग्रिपिंग करता है या सकिंग करता है, इस प्रकार की जो अनैच्छिक क्रियाएं करता है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया बच्चा किसके अंदर करता है, तो सिंपल से यार आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चा करना शुरू कर देता है, ठीक है। ठीक है भाई, पहला आप लोगों ने बिल्कुल ठीक दिया। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। किसके अंदर, आपका संज्ञानात्मक चिंतन में, यानी जो यहां पर बच्चा आपकी ना कॉग्निटिव थिंकिंग कर रहा है, उसमें जो आपका बदलाव होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्या ये आपका इक्विलिब्रेशन होता है, यानी कि आपका संतुलिनीकरण होता है, ठीक है। देखिए मैं आपके सामने एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, आप लोग पहले आंसर दे देते हो। मैंने आपको अभी दो कंसेप्ट बताए, एक बताया आपका एसिमिलेशन, एक बताया मैंने आपका एसिमिलेशन, और एक बताया आपका एकोमोडेशन। यही दो कंसेप्ट बताए ना, ठीक है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, यानी पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ता है, और जब नए ज्ञान में वो मॉडिफाई करता है, उसको संशोधित करता है, तो आपका अकोमोडेशन। जब बच्चा इन दोनों के बीच की प्रक्रिया के बीच में होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बैलेंस अगर बच्चा यहां पर बना रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको गधे और घोड़े का एग्जांपल दिया था, तो जब बच्चा घोड़े के बारे में तो जान गया सिमुलेशन में कि घोड़ा भी ऐसा भी होता है, ठीक है, दूसरा जानवर होता है घोड़ा, लेकिन जब घोड़ा दूसरे घोड़ों से कंपैरिजन कर रहा है, उसके बीच में अगर बच्चा बैलेंस बना रहा है कि यार घोड़े के किसी भी कलर के हो सकते हैं, ठीक है, ये गधों से अलग होते हैं, अगर बच्चे ने बैलेंस बना लिया, अगर बच्चे ने बैलेंस बना लिया तो आपका इक्विलिब्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में अगर उसने बैलेंस बना लिया तो आपका इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। अगर बच्चा यहां पर इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में बैलेंस नहीं बनाता तो वो हो जाएगा आपका डिस इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डिस इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। आई होप आप लोग इन दो कंसेप्ट को समझे होंगे कि एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसके बीच में बच्चा बैलेंस बना ले तो आपका इक्विलिब्रेशन, और बैलेंस नहीं बनाता तो वो आपका डिस इक्विलिब्रेशन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए। तो यहां पर दिया है कि संज्ञानात्मक चिंतन में जो प्रमुख बदलाव की जो प्रक्रिया होती है, तो यहां पर इक्विलिब्रेशन करता है, क्योंकि यहां पर जो संज्ञानात्मक चिंतन बच्चा कर रहा है दोनों के बीच में, उसमें जो प्रमुख बदलाव है वो किसके द्वारा होगा, इक्विलिब्रेशन के द्वारा उसके अंदर बदलाव होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, पहले बता दिया, रोट मेमोराइजेशन नहीं होगा, डिलेड इमिटेशन। देखिए जैसा आपका ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर गया है, ऐसे आपके सीबीएसई वालों ने इसको भी डिलेड इमिटेशन को आपका एक बार प्री ऑपरेशनल के अंदर मान लिया था। जबकि डिलेड इमिटेशन जो आपका होता है वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है। कितना, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है। डिलेड इमिटेशन आपका क्या होता है, जब बच्चा किसी भी चीज की अनुपस्थिति में उसके प्रति अनुकरण करता है या उसके अनुकरण करता है तो आपका डिलेड इमिटेशन होता है। जैसे अभी एक लड़का था, उसने पता नहीं रोहन राजपूत या क्या नाम लिखा, ढेंचू ढेंचू करने लग गया, वो गधे की आवाज निकालने लग गया। ठीक उसी प्रकार से आप छोटे बच्चे के सामने कोई गधा मत लाओ और उसके सामने कहो कि बेटा गधा कैसी आवाज निकालता है, तो जैसे इसने भी आवाज निकाली ऐसे ढेंचू ढेंचू, यानी बिना किसी चीज को, बिना किसी वस्तु को देखे बिना उसके प्रति अगर या उसकी अनुकरण बच्चा करता है, उसकी नकल कर रहा है, तो आपका डिलेड इमिटेशन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। जैसा अभी मैं आपको नहीं दिख रहा, बताना मेरी नकल करके कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोग नकल करके बताओगे, ठीक है, तो आपका डिलेड इमिटेशन होता है जो बच्चा आपका 2 साल तक का यहां पर बच्चा करता है, ठीक है। तो आंसर आपका इक्विलिब्रेशन हो जाएगा, ठीक है, नकल मत उतार देना कोई सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा यानी सिंबल्स द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? अकोमोडेशन, सिम्योटिक फंक्शन यानी कि आपका लाक्षणिक प्रकार्यता। देखो इन दोनों नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, लाक्षणिक प्रकार्यता, सिम्योटिक फंक्शन, या फिर इसको बोल सकते हो आप लोग जो बच्चों को सिंबॉलिक थॉट की जो नॉलेज हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, सिंबॉलिक थॉट की जो बच्चों को नॉलेज हो जाती है, ठीक है, यानी प्रतीकात्मक चिन्हों का ज्ञान हो जाता है, वो दोनों एक ही बात होती है। रिवर्सिबल थिंकिंग होती है, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण होता है। बताइए सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो? सेकंड के साथ, बिल्कुल ठीक बात है। सिंबॉलिक थॉट की जो नॉलेज हो जाती है, यानी अगर कोई वस्तु उनके सामने नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए हमें कोई घोड़ा बनाना है, तो घोड़े का हमने डंडा लिया, जैसे हम बचपन के अंदर खेलते थे, पैर के नीचे डाला और उसको क्या बना दिया, ना होने की स्थिति में सिंबल्स द्वारा उसे दर्शा दिया, तो जो सिंबल्स का डंडा था उसे दर्शा दिया, चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी सिम्बोलिक फंक्शन या सिंबॉलिक थॉट, ये आपका हो जाएगा सेकंड आंसर, इसमें आपका ठीक हो जाएगा। बाकी तीनों ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको समझा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चार जो चरण इन्होंने दिए उसको प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है, बिल्कुल आलोचना की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत की जाती है। देखिए मैं आपको वही बता रहा था, सबसे ज्यादा जो आपकी आलोचना हुई वो ही आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की आलोचना हुई। ठीक है, वैसे तो पूरे सिद्धांत की आलोचना हुई, लेकिन इस स्टेज की आलोचना ज्यादा हुई। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ये आपने अभी ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा, एनिमिज्म का पढ़ा, यानी आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, जीववाद वाला पढ़ा, यानी जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीज के बीच में अंतर नहीं कर पाता, यही तो आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, जितना आप लोग वीडियो देख रहे हो, यहां पर बच्चा कितना है, 2 साल से लेकर 7 साल तक का है। अगर आप लोग 7 साल तक के बच्चों को बता दोगे कि बेटा ये जो गाड़ी चल रही है ना, इसके अंदर जान नहीं होती, इसके अंदर मोटर होती है, उसकी वजह से चलती है, बेटा आप जमीन पर गिर गए, जमीन के अंदर जान नहीं है, इसको तो बस वैसे ही हम मार रहे, तो 7 साल तक का बच्चा इस चीज को नहीं समझ नहीं पाएगा, समझ पाएगा बच्चा। तो अगर हमने थोड़ा सा एनवायरमेंट के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है, तो एनवायरमेंट के अगर हमने चेंज कर दिया, तो जीन पियाजे ने जो अपनी 4 स्टेज बताई थी, क्या उनके अंदर बदलाव नहीं हो सकता? बदलाव हो सकता है उनके अंदर। लेकिन जीन पियाजे ने अपनी चारों अवस्थाओं को माना कि भाई साहब आप कुछ भी बात करिए, मेरी चारों अवस्थाएं अपरिवर्तनशील है। सीटेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया एक बार कि जीन पियाजे ने अपनी चारों अवस्थाओं को क्या माना, अपरिवर्तनशील माना, इनके अंदर कोई चेंज नहीं है, सभी लोग इसी स्टेप से अपना विकास करते हैं, इन्हीं चारों अवस्थाओं से गुजरकर विकास करते हैं। तो जीन पियाजे ने जो माना कि जो बच्चा होता है वो अपना विकास कैसे करता है, स्टेज के अकॉर्डिंग करता है। कैसे करता है? अवस्थाओं के अकॉर्डिंग अपना विकास करता है। कैसे करता है? अवस्थाओं के अकॉर्डिंग बच्चा अपना विकास यहां पर करता जाता है। तो जीन पियाजे ने विकास को माना अपना एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको माना, क्या माना? विकास को क्या माना? विकास को इन्होंने डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस माना कि जो बच्चा होता है वो अपना विकास कैसे करता है? अवस्थाओं के अकॉर्डिंग करता है। कैसे काम करता है? अपनी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, जीन पियाजे के साथ में आपके लॉरेंस कोलबर्ग थे, उन्होंने भी बच्चों के विकास के लिए अलग अलग अवस्थाएं बताई थी। उसके अलावा आपके एरिक एरिक्सन थे, उन्होंने भी अलग अलग अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो मेन मेन आपके सीटेट के एग्जाम में ये होते हैं। जबकि आप सभी को पता है कि बच्चों का विकास कैसे होता है। बच्चे का विकास आपका कंटिन्यूअसली यानी आपका निरंतर रूप से चलने वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है, जो बच्चे के जन्म से कब्र जन्म लिख रहा हूं, गर्भ से कब्र तक होता है। कब से? वोम टू टोम जिसको आप लोग बोलते हो, गर्भ से कब्र तक होता है। तो यहां पर जो आपके वाइगोत्स्की थे या जो आपके ब्रूनर थे, सीटेट की अगर मैं बात करूं, ये दो ही बहुत आपके लिए, तो इन्होंने कहा कि जो बच्चे का विकास होता है वो निरंतर रूप से चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जब तक व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती, जब तक विकास चलता रहता है और कंटिन्यूअसली रूप से चलता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की जो बात करी थी वो कंटिन्यूटी की बात इन लोगों ने करी थी, और जीन पियाजे ने जो डिसकंटिन्यूटी की बात करी थी कि विकास आपका अवस्थाओं के अकॉर्डिंग होता है, तो आपकी इसकी बात करी थी। तो यहां पर जो आपकी बहस आ रही है, आलोचना की जाती है, तो यह आलोचना बाल विकास की किस बहस यानी किस डिबेट के अंदर आ जाएगी? तो बहुत सारी डिबेट हुई है। ठीक है, उनमें से कुछ का समाधान भी हुआ है, कुछ का समाधान अभी भी नहीं हुआ। उसमें से एक डिबेट महत्वपूर्ण आपकी कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की मानी जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड यहां पर सी हो जाएगा। नेचर और नर्चर की डिबेट मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाला चैप्टर यानी कि आपको डेवलपमेंट वाला चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने विकास को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों माना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, भाई अपने मोबाइल में दे, इसमें जो है मेरे तो फोन की बैटरी लो हो गई। ठीक है, ठीक है भाई,
ठीक है, कोर्स आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, सचिन एकेडमी ऑफिशियल लिखिए, वहां पर आपको कोर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के टीचर वहां आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे, कंटेंट वगैरह सब उसी के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोग कोई भी 1 रुपया वेस्ट मत करना कि किताब लेकर आ जाए, कोई प्रीवियस ईयर के लेकर आ जाए, कोई मॉक टेस्ट खरीद ले, कुछ नहीं करना, सारा कंटेंट आपको उन क्लास के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन प्याजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? देखिए, जीन प्याजे ने जो अपना ये सिद्धांत दिया था, तो जीन प्याजे ने जो अपना ये सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को, जो ये रचनावाद का आपका सिद्धांत, रचनावाद पर जो आपका आधारित है, तो इस सिद्धांत का बहुत इंप्लीमेंटेशन हुआ हमारे एजुकेशन के अंदर। ठीक है, और अभी भी चल रहा है, क्योंकि इन्होंने किसकी बात करी? रचनावाद की बात करी, कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, एक्टिव होकर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर टीचर भी होगा, टीचर का रोल यहाँ पर आपको सिर्फ उसको लेक्चर देने का नहीं है, क्योंकि बच्चा एक्टिव होकर खुद सीख रहा है। इन्होंने कहा कि एक्टिव होकर बच्चा सीखता है, और एक बताया आपका कि डिस्कवरी मेथड के माध्यम से सीखता है, जिसकी बात आज की डेट में हो भी रही है। आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करता है कि बच्चा एक्टिव होकर अपने ज्ञान का खुद निर्माण करे, बच्चा घर से कोई ऐसी खोजपूर्ण तरीके से अपने कोई टास्क लेकर आए जिसको यहाँ पर किया जा सके, इसकी बात करता है। टीचर के बारे में इन्होंने जो बात करी, वो क्या बात करी? अगर मैं 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए, अनियमितता यानी इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है जी नहीं। जो टीचर के अंदर होनी चाहिए वो होना चाहिए गुण फ्लेक्सिबिलिटी का होना चाहिए। अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है, घर से कुछ खोजपूर्ण तरीके से डिस्कवर करके कोई चीज ला रहा है, अगर मान लीजिए बच्चे को समझ में नहीं आई, बच्चे ने गलत दे दिया, तो आपको फ्लेक्सिबल होना, अच्छा तू ये कैसे करके लाया, तुझे किसने कही थी काम करने की, उसकी पिटाई कर दी, नहीं करना, उसको एनकरेज करता है, अच्छा बेटा करके लाए, देखो इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव ये कर सकते हो। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाहे आपका टीचर हो, चाहे उसके लिए करिकुलम जो आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो करिकुलम, सिलेबस, टीचर, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की बात कौन करता है? जो जीन पियाजे ने जो आपका सिद्धांत दिया था, तो ये आपके इसके समर्थक रहे। और मोबिलिटी की बात करता है, ठीक है, यानी कि आपकी गतिशीलता की बात करता है, कि वो बढ़ता जाए, चीजों को यहां पर सिखाता जाए। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। इन्होंने करिकुलम के बारे में यह बात भी कही थी कि जो करिकुलम भी होना चाहिए वो बच्चे की मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, यानी आप ऐसा करिकुलम नहीं बना सकते कि बच्चे की मानसिक क्षमता उतनी है नहीं और करिकुलम बना दिया उसकी क्षमता से बाहर, या हार्ड बना दिया, तो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? कंटेंट को रटकर याद करने। देखिए, रचनावाद की बात करते हैं तो रटने के ऊपर तो फोकस नहीं करता आपके जीन पियाजे। ठीक है, तो रटना तो आपको है नहीं। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चे की उम्र को ध्यान रखना। देखो, अभी आपको चीज बताई कि जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा वो बच्चे की मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। मान लीजिए आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपकी मानसिक क्षमता इतनी सी, और क्वेश्चन में ऐसे हार्ड लेकर आ जाओ जो आपके सीटेट क्या दूसरे एग्जाम में भी बहुत हार्ड पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? भाग जाओगे कि यार बहुत डिटेल में बहुत हार्ड पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका सेकेंड आंसर यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक 5 साल की बच्ची, अब 5 साल की बच्ची है, यानी कि यहां पर बात होगी 2 साल से लेकर 7 साल तक की जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात होती है, उसको उसकी टीचर ने 5 छोटे छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन बना दी, एक बड़ी लाइन बना दी और एक वृत्त बना दिया। एक तो छोटी लाइन बना दी 5 पत्थरों की, एक बड़ी लाइन बना दी, ठीक है, और एक वृत्त बना दिया इनका। ठीक है, तो इस प्रकार से बना दिया। आगे कहते हैं फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना, अब इनको बार बार गिन भी रही है। तो जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को, बताओ किस कॉग्निटिव स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, वो आपको यहां पर बताना है। सीरिएशन का नहीं कर रही है, ट्रांजिटिव आपका नहीं है, नॉमिनल स्केल नहीं है, ये आंसर हो जाएगा इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। देखिए, आपका मैथमेटिक्स जो होता है ना, जो आपकी मैथ्स की जो पेडागोजी होती है, मैथ्स की पेडागोजी में भी जो बहुत फोकस करा था नंबर्स यानी संख्याओं के ऊपर, जीन पियाजे ने बड़ा फोकस करा था। ठीक है, संख्याओं को बड़ा महत्वपूर्ण माना था और संख्याओं के जो कंजर्वेशन की बात करी थी। अभी मैंने आपको बताया कंजर्वेशन क्या होता है, मतलब जब क्वांटिटी में चेंज ना है और किसी चीज की शेप भी बदल दो, साइज भी बदल दो, बट क्वांटिटी उसकी सेम रहनी चाहिए। जो बोतल वाला गिलास वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो इन्होंने कहा कि जो बच्चा नंबर्स का यहां पर कंजर्वेशन करता है, तो इसके बारे में बताया इन्होंने NLW। आप क्या होगा सर, ये NLW क्या होता है? ये आपके मैथ्स पेडागोजी में जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो बच्चा कंजर्वेशन करना सीखता है ना, वो करता है नंबर्स का कंजर्वेशन करना सीखता है। किसका?
सबसे पहले बच्चा जो कंजर्वेशन करना सीखता है, नंबर्स का करना सीखता है, उसके बाद फिर वो लेंथ का कंजर्वेशन करना सीखता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपका वेट का कंजर्वेशन करना सीखता है, और उसके बाद बच्चा आपका वॉल्यूम का कंजर्वेशन करना सीखता है, ठीक है। तो बच्चा यहां पर जो कंजर्वेशन करना सीखता है ना, वो सबसे पहले नंबर का, लेंथ का, वेट का और फिर वॉल्यूम का कंजर्वेशन करना सीखता है। तो यहां पर जो बच्चा कर रहा है वो नंबर्स का कंजर्वेशन कर रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था प्याज आपके मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स की जो पेडागोजी होती है, ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनल रीजनिंग क्या होती है, संख्याओं के बारे में प्याज ने क्या कहा था वो मैंने बता दिया। और इनका आपके लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो भाषा और चिंतन के बारे में इन्होंने कहा था, तो इन्होंने महत्वपूर्ण किसको माना था, इन्होंने महत्वपूर्ण आपके चिंतन को माना था, और उसके बाद भाषा की बात मतलब उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करा, वाइगोस की भाषा के ऊपर करते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार इनमें से कौन से जो 4 एलिमेंट होते हैं जो डेवलपमेंट यानी विकास को प्रभावित करते हैं। पहला आपके सामने दिया हुआ है मैच्योरेशन। मैंने अभी आपके सामने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, जैसे जैसे आदमी के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती जाती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, सीखता जाता है, वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है, जिसके लिए प्याजी ने 4 स्टेज बताई थी, ठीक है। तो इसको तो प्रभावित करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चा मैच्योर नहीं होगा तो क्या चीजें सीख पाएगा। आप लोग मैच्योर हो या इमेच्योर हो, क्या हो बताओ आप लोग, मैच्योर हो आप लोग। एक्टिविटी मैंने बताया कि बच्चा जो होता है कैसे चीजें सीखता है, एक्टिव होकर सीखता है। अगर बच्चा एक्टिव नहीं होगा तो चीजें नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स की जगह यहां पर ध्यान लगा लिया करो अपना। सोशल एक्सपीरियंस ये इसको प्रभावित करते हैं, जैसे मैंने बताया जीववाद का कंसेप्ट मान लीजिए बच्चे को नहीं आया, ठीक है, सजीव निर्जीव में नहीं सीखा, लेकिन अगर उसके घर वाले उस चीज को बता दे तो उससे फिर वो सीख जाएगा। इक्विलिब्रेशन ये तो अभी मैंने आपको बताया, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच की प्रक्रिया। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, फर्स्ट के साथ आप लोग यहां पर बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर आ गया। जीन प्याजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक आवश्यक होता है। देखिए जीन प्याजे ने सीखने के बारे में एक बात और कही, इन्होंने कहा रेडीनेस टू लर्न। ये क्वेश्चन भी कई बार मतलब एग्जाम में कई बार नहीं मतलब एक बार एग्जाम में आया था। किसकी बात करता है, रेडीनेस टू लर्न, जिसको कहा जाता है सीखने की तत्परता। क्या कहा जाता है, सीखने की जो तत्परता होती है, रेडीनेस टू लर्न, कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर सीखने की तत्परता है तो उस चीज को जल्दी सीख जाएगा, ठीक है, और उसके लिए वो एक्टिव होकर अपना चीजों को सीखता है। अगर आप लोगों के अंदर तत्परता है सीखने की कि भाई आज तो मुझे प्याजे सीखने हैं, या सर आज ये क्लास के अंदर जो चीज बता रहे सीखनी है, तो आप लोग जल्दी सीख जाओगे। अगर आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हो तो कितने आपके घर वाले आपको मेरी वीडियो दिखा दे, कितने आपको महंगा कोर्स दे दे, ठीक है, सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो तत्परता की बात करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं सबसे आवश्यक क्या है, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, इसकी बात ये नहीं करते हैं। ये बात करते हैं विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन बाय लर्नर, कि जो बच्चा होता है वो सक्रिय होकर, एक्टिव होकर अपने एनवायरनमेंट से खोजबीन के माध्यम से सीखता है, इसकी बात ये करते हैं। तो आंसर आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके 20 क्वेश्चन की ओर। हम लोग आगे सामने स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर 20, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए आई होप आप लोग इनको डिटेल में समझ रहे होंगे, सभी कंसेप्ट को डिटेल में यहां पर समझ रहे होंगे जीन प्याजे से संबंधित। इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन को अगर मैं चाहता तो यहां पर आपके सामने 40 से 50 क्वेश्चन ले लेता, ठीक है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल आंसर बता देता हूं, ठीक है। तो ये तरीका आप लोग भी किया करो जब बड़े हो जाओ। एक बच्चों को 3 पर्वतों का एक 3D मॉडल दिखाया गया, एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। बच्चों को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता, तो जीन प्याजे ने अनुसार क्या दर्शाता है। देखिए जीन प्याजे ने, जो जैसा छोटा बच्चा होता है, आपने अपने घर के अंदर छोटा बच्चा देखा है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, ईगो देखने को मिलती है, ठीक है। आप क्या कहोगे सर ये तो बड़े के अंदर भी ईगो देखने को मिलती है। सर हम यहाँ कमेंट बॉक्स में कहते हैं रीमा जी आप कहां से हो, रीमा जी कहते हैं तू कौन है भाई, ठीक है, इतनी ईगो दिखाती है लड़कियां। लड़कियां कहेगी उसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। ये कुछ उसी प्रकार की ईगो की यहां पर बात करी जाती है, ठीक है। छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा होता है कि वो कहता है सारी चीज मेरे अनुरूप चले, मेरे अकॉर्डिंग चले सारी चीजें, ठीक है, ये दुनिया मेरे हिसाब से चले। आपने देखा होगा, मान लीजिए छोटा बच्चा अगर कोई सीरियल देख रहा है, मान लीजिए छोटा भीम देख रहा है, और छोटा भीम सीरियल देखते देखते आप मान लीजिए घर वाले आकर बैठ गए, तो बच्चा कहेगा आप चैनल चेंज नहीं कर सकते, आपको भी क्या देखना पड़ेगा, आपको छोटा भीम मेरे साथ बैठकर देखना पड़ेगा। वो चाहता है कि अगर मुझे छोटा भीम पसंद है तो सभी मेरे साथ बैठकर छोटा भीम देखे। अगर मान लीजिए आपका बच्चा कोई चॉकलेट खाता है, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए आपका बच्चा चॉकलेट खाता है,
तो कहता है कि आप सबको भी चॉकलेट आज खानी पड़ेगी, खाना नहीं खाना, और जो मैं चॉकलेट खा रहा हूं यही आपको खानी पड़ेगी। तो ये जो एक कंसेप्ट होता है ईगोसेंट्रिज्म का, ठीक है, यानी कि आपके आत्म केंद्रीयता की बात करी जाती है, अहम केंद्रीयता की बात करी जाती है। तो छोटे बच्चे के अंदर ये अहम जो होता है ना, मैं की भावना, आप लोग देखोगे छोटा बच्चा हर चीज को ये करता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है, हर चीज को देखना छोटा बच्चा मेरा मेरा करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, क्योंकि उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है। वो चाहता है कि हर चीज मेरी है, सारी चीज मेरे अनुरूप चल रही है, हर कोई मेरे अनुरूप चले। तो यहां पर जो 3D मॉडल दिखाया, ठीक है, तो एक व्यक्ति के नजरिए से मॉडल अलग था। बच्चे ने कहा तू बाहर में जा, तेरा कोई भी नजरिया हो, मैं तो अपने नजरिए से बनाऊंगा, तेरे मॉडल से थोड़ी चलूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ईगोसेंट्रिज्म हो जाएगा। दुनिया के कितने बड़े बड़े नजरिए हो, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं अपनी मर्जी का राजा हूं, ठीक है। तो बच्चा ये वाली चीज मानता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा क्या कहता है, मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है, सबसे ताकतवर पापा है, ठीक है, सबसे मतलब अच्छे पापा है मेरे पापा। भले ही पापा को ऑफिस के अंदर डांट पड़ रही हो, गालियां पड़ रही हो पापा को, लेकिन वो मानता है मेरे पापा सबसे बेस्ट है। तो छोटा बच्चा अपने अपने से जुड़ी सभी चीजों को बेस्ट मानता है, अपनी मानता है, और ये चाहता है सब मेरे हिसाब से चले, ठीक है। आप लोग समझ गए। एनिमीज मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट परमानेंस बता दिया, हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आपको शुरुआत में बता दिया। जो बच्चे क्लास के बीच में जुड़ते हैं तो शुरुआत में देख लिया करो, शुरुआत में मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन, यानी यहां पर बात हो रही है आपके एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात हो रही है, इसके माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बताओ भाई, ये तो सिंपल है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अगर इनके बीच में आपका तालमेल बैठ जाए, ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रेशन होता है। अगर बच्चा तालमेल नहीं बैठा पाता, बैलेंस नहीं बैठा पाता, तो डिसइक्विलिब्रेशन होता है। तो आपको बताना कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो आप लोग यहां पर बताइए। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो। ये फोन बंद हो गया, इसको रख ले। बताओ भाई किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, जल्दी मुझे बताइए आंसर अपना। फर्स्ट के साथ आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, इक्विलिब्रेशन आपका हो जाएगा। इनके माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रेशन के माध्यम से। आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी का अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। पानी थोड़ा सा ठंडा लेकर आएगा। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को, 7 से 11 की बात होगी, तो किसकी बात हो रही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देते हैं जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। बताओ भाई किसके अंदर होती है, यहां पर बात हुई है आपकी कौन सी, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, ठीक है। बताओ भाई, पहली हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये किसके अंदर होती है, ये होती है आपकी फॉर्मल के अंदर, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा इसको करना शुरू कर देता है। तो क्या ये आपकी हो जाएगी, जी नहीं, आपकी नहीं होगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये किसके अंदर करता है बच्चा, आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चा करना शुरू कर देता है। दो ऑप्शन आपके सामने बच्चे हैं, दो के अंदर आप लोग बताइए किसके साथ जा रहे हो, ए के साथ। ए के साथ कैसे जाओगे, अभी तो फॉर्मल ऑपरेशन मैंने आपको बताया। दो के साथ जा रहे हो, बिल्कुल रिवर्सिबल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, यहां पर प्रतिवर्ती चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी यहां पर बच्चे के अंदर आप पलटावी का गुण आ जाता है। देखिए आप पलटावी का जो गुण होता है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं मैंने सभी बताया, आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आ जाते हैं। बच्चा जब चीजों को उलटना पुलटना सीख जाता है, जैसे मैंने कहा कि जो उसने अपने बच्चे जीन पियाजे ने लोरेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, उसको स्कूल छोड़ कर आया था, ठीक है। तो आंसर आपका रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाएगा, यानी बच्चा चीजों को जब उल्टा पलटना करना सीख देता है। सेकंड आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसके बाद ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ है, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, भाषा यानी लैंग्वेज संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करते, जी नहीं। पियाजे ने क्या माना, पियाजे ने महत्वपूर्ण माना चिंतन को यानी थिंकिंग को, कि चिंतन के बाद आपके किसको माना, भाषा को माना, क्योंकि भाषा पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिया। तो चिंतन भाषा को सुसाधित करता है, ये बात होती तो ठीक हो जाता। जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात हो रही है, इसका तो पूरा प्रभाव पड़ता है। ऊपर अभी एक क्वेश्चन गया कि विकास को प्रभावित करने वाले 4 एलिमेंट के अंदर एक आपका मैच्योरेशन था, जो आपके पियाजे ने बताया। जो आदमी जितने अंदर उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती जाएगी, उतना उसका विकास होता जाएगा। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो आपका गलत है, पूरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला है पूर्ण संक्रियात्मक चरण में, यानी बात हो रही है आप
प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है। बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। मैंने बताया हाइपोथेटिकल डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो बच्चे फॉर्मल स्टेज के अंदर करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर करते हैं। बच्चा आपके सामने क्या, फोर्थ मूड संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन और क्रमबद्धता यानी सीरियसन, यानी बच्चा जब चीजों का क्लासिफिकेशन और उनका सीरियसन करना स्टार्ट कर देता, फोर्थ ये आपका हो जाएगा। शुरुआत में मैंने आपको ये बता रखे जो आपकी सीरियसन वगैरह है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके 23 क्वेश्चन थे, लेकिन आप लोग मुझे बताइए क्या ये वाकई में 23 थे या कम से कम ये आपके आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके 50-60 कंसेप्ट बता दिए होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपके सामने कई चीजें बता देता हूं जिससे आपके कई कंसेप्ट निकलते हैं। ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ है। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इतना मैं उम्मीद करता हूं। नहीं पसंद आई तो मैं क्या करूंगा भाई पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्त यार के पास, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, उनके भी एग्जाम पास हो जाए। तो आप लोग कर देना। जो लोग कोर्स के लिए पूछ रहे थे तो प्ले स्टोर पर जाना, सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख लेना, सारा कंटेंट सारे टीचर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जरा अपने स्कोर के बारे में आप लोग बता दीजिए, देखता हूं भाई कितना आप लोगों का स्कोर यहां पर देखने को मिला है, ठीक है। हाँ, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ। जैसे सामाजिक मुद्दे जितने भी होते हैं, तो सामाजिक मुद्दों पर, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, अगली क्लास में पूछूंगा, जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं तो उनके बारे में बच्चा कब सोचना शुरू कर देता है, उनके बारे में बच्चा कब तर्क करना शुरू कर देता है। चलो होमवर्क लिख लो, किसके बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में। बताओ, अभी बता दो या फिर एक काम करो, वरना अगले होमवर्क मुझे पता है कोई करके नहीं लाएगा। जब हमने कभी जिंदगी में होमवर्क नहीं करा तो हम अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे उन्होंने होमवर्क करा होगा ठीक है। तो होमवर्क तो आजकल मना ही करी जा रही कि बच्चों को ज्यादा होमवर्क ना दिया जाए, बच्चों को डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से सिखाया जाए, ठीक है। तो जब हमने खुद होमवर्क नहीं करा तो आपसे क्या करवाएंगे बताओ किसके माध्यम से करता है। बाकी आप लोगों का स्कोर भाई अच्छा आ रहा है, 23 में से 19, वेरी गुड भाई आपका। प्रियंका के 15 है, वेरी गुड आपका। यश के भी 23 में से 23 है, बहुत बढ़िया भाई आपका। मुस्कान परवीन के 15 है, कोई बात नहीं, स्कोर बढ़ेगा आपका, धीरे धीरे करके आपका बढ़ेगा, ठीक है। शिवानी के 17 है, सीमा के 12 है, शिवानी यादव, ठीक है। सचिन सर इज द ग्रेट टीचर, हाँ ये मुझे पता है। इसका बता दो आंसर, सामाजिक मुद्दों के बारे में कब करना शुरू कर देता है, फॉर्मल में करना शुरू कर देता है। सबसे पहले आंसर किसका आया है, सबसे पहले आंसर आया है नूतन पांडे का, बिल्कुल ठीक बात है नूतन। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलो भाई वीडियो यहीं पर खत्म होती है, आई होप आपको पूरा इंटरेस्ट आया होगा। मिलता हूं आप लोगों से कल 8 बजे किसी दूसरी क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।